विद्यार्थियों, आज अपन भारत के भौतिक भूगोल का या ये कहें कि भारत के भूगोल का तीसरा चैप्टर चालू कर रहे हैं और वो तीसरा चैप्टर है अपवाह तंत्र यानी नदियां। आज अपन इस वीडियोज में या इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट नदियों को ही पढ़ा जाएगा। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, कौन सी हिमालयी नदियां हैं, उन सभी के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये अपवाह तंत्र जो दे रखा है, इसमें ये अपवाह क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले कुछ डेफिनेशन परिभाषाएं आती हैं। जब तक अपन उन परिभाषाओं को सही नहीं समझ पाएंगे ना, तब आगे जाकर अपन आगे के वीडियोज में हमें कुछ कठिनाई समस्या आ सकती है। तो इसके लिए जरूरी है हमें उन परिभाषाओं को समझना है। तो सबसे पहले दे रखा है अपवाह तंत्र। ये नाम एक ही अपवाह तंत्र, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि अपवाह क्या है। अफवाह है यानी अफवाह क्या है, किसे कहेंगे अफवाह। तो अफवाह क्या होता है कि एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। क्या? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह यानी बहना, जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अपवाह कहते हैं, समझना इसे। निश्चित वाहिकाओं का मतलब सीधा सी अपन ये कह सकते हैं कि वाहिकाएं होती क्या है। तो वाहिकाओं का मतलब सीधा सी अर्थ हो गया कि मार्ग जो होता है, रास्ता जो होता है, वो क्या कहलाता है? वाहिकाएं कहलाते हैं। पानी के रास्ते की बात कर रहे हैं, ना कि मानव के रास्ते की। तो जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, वो वाहिकाएं कहलाते हैं। तो यानी कि पानी जब एक निश्चित मार्ग से होकर बहता है, एक निश्चित रास्ते से होकर बहता है, वो उसकी वाहिका कहलाती है। और उसी को क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। कई बार जैसे तराई मैदान अपन ने पढ़ा था, हिमालय जो उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ रहे थे, तो तराई के मैदान के अंदर नदियों का कोई मार्ग नहीं होता है। नदियां सीधी ऐसे पूरे धरातल से फैलकर है ना, वो बहती हुई जाती है। तो वो निश्चित मार्ग नहीं होता उनका। तो ऐसे उस तराई के मैदान के बाद से निश्चित भाग से होकर नदियां बहती है ना, वो वाहिका कहलाती है। तो उसको क्या कहेंगे? अपवाह कहेंगे। यानी कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। कि निश्चित मार्ग से होता हुआ जल बहता है ना, उसको अपवाह कहते हैं। फिर आ जाता है, ऊपर लिखा हुआ है कि अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र अलग हो गया है, तो इसमें क्या आ जाता है कि एक नदी और उसकी सहायक नदियां, एक नदी और उसकी सहायक नदियां जिस क्षेत्र से होकर बहती है, वो उसका क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। इस अपवाह में तो क्या था कि एक ही नदी थी जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से बह रही है, और इसमें सभी आ जाती है। एक नदी और उसकी जितने भी नदी नाले, छोटी नदियां, सरिताएं होती है ना, वो सारे इसमें शामिल होते हैं, जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि एक नदी और उसकी सहायक नदियां जिस क्षेत्र से होकर बहती हैं, वो उसका अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, ये एक परिभाषा हो गई। एक अलग और आता है, नदी द्रोणी। नदी द्रोणी क्या होता है? नदी द्रोणी यानी एक नदी जितने लंबे चौड़े क्षेत्र से जल बहाकर लेकर आ रही है, उसे नदी द्रोणी या अपवाह द्रोणी भी कहा जाता है। नदी द्रोणी भी कह सकते हैं या अपवाह द्रोणी भी कह सकते हैं। यानी कि जितने क्षेत्र से जल प्राप्त करके नदी बहती है, नदी बहती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? एक नदी द्रोणी कहलाता है। तो इस नदी द्रोणी के अंदर नदी भी होगी और उसकी सहायक नदियां भी शामिल होती हैं। यानी कि एक नदी और उसकी सहायक नदियां जितने लंबे चौड़े क्षेत्र से जल बहाकर लेकर जा रही है ना, उसे अपवाह द्रोणी या नदी द्रोणी के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है जल विभाजक।
जल विभाजक। यानी जल विभाजक क्या होता है, तो इसमें देखना, एक नदी द्रोणी, एक नदी द्रोणी को दूसरी नदी द्रोणी से, नदी द्रोणी से अलग करने वाला स्थान व उच्च भूमि, स्थान व उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। जल विभाजक कहलाती है। ध्यान देना, इसमें जल विभाजक महत्वपूर्ण चीज है। अपन और नदियां पढ़ेंगे उसमें भी जल विभाजक की अपन बात करेंगे कि जल विभाजक क्या है। यानी एक अपवाद द्रोणी को, एक नदी द्रोणी को दूसरी नदी द्रोणी से अलग करने वाला स्थान हो सकता है या कोई उच्च भूमि हो सकती है, वो क्या कहलाती है, जल विभाजक कहलाती है। यानी कि एक नदी गुजर रही है और एक दूसरी नदी, दो नदियां गुजर रही है, उनके बीच में अगर कोई ऐसा भाग आ गया, पर्वत आ गया, उच्च भूमि आ गई, कोई बड़ा नगर वगैरह आ गया जो उनको दो अलग अलग भागों में बांट रहा है या दो उनको अलग अलग रास्ते प्रदान कर रहा है, तो वो स्थान क्या कहलाता है, जल विभाजक कहलाता है। तो ऐसे कुछ ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। इसके अलावा कुछ और परिभाषाएं इसमें आ रही हैं, जिसमें अपन देखेंगे। इसमें ये तो मोटे तौर पर जो है ना परिभाषाएं होगी कि उनको क्या क्या नाम है ना वो दिया जा सकता है। इसके अलावा अपवाह तंत्र के जो प्रकार पढ़े, अपवाह तंत्र के भाग या अपवाह तंत्र के अपन प्रकार पढ़े, तो अलग अलग भागों में अपवाह तंत्र को विभाजित किया गया है। एक तो आ जाता है इसमें जैसे जल विसर्जन के आधार पर, एक आ गया जल विसर्जन, जल विसर्जन के आधार पर, यानी जल विसर्जन के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। अब जल विसर्जन का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी नदियां जो अपना जल अलग अलग स्रोतों में ले जाकर डालती है, डालना विसर्जन कहलाता है, तो वो अपवाह तंत्र कहलाता है विसर्जन के आधार पर। तो नदियां अलग अलग क्षेत्रों में अपना जल लेकर जाते हैं, तो जल विसर्जन के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जल डालने वाली नदियां, जल डालने वाली नदियां, ठीक है। दूसरा है इसका अरब सागर में, अरब सागर में जल डालने वाली नदियां, यानी जल विसर्जन के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा है। एक तो बंगाल की खाड़ी में जल डालने वाली नदियां और एक अरब सागर में जल डालने वाली नदियां। देखो बंगाल की खाड़ी में जल डालने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। इस ये मुख्य नदियां और उसकी सहायक नदियां इसमें शामिल है। और अरब सागर में जल डालने वाली नदियां सिंधु नदी तंत्र, तंत्र में उसकी सहायक नदियां है, तो इनमें भी ये तंत्र शामिल है, गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, सिंधु नदी तंत्र हो गया, माही हो गया, नर्मदा, तापी, पेरियार, इसके अलावा जुआरी, मांडवी, ये छोटी नदियां हैं, श्रावती, ये छोटी नदियां हैं जो अपना जल उधर लेकर जाते हैं। तो ये जल विसर्जन के आधार पर ये नदियां हो गई हैं। उसके बाद में अलग और प्रकार आता है इसका, यानी अपवाह तंत्र अपन इसमें
इसके भाग पढ़ रहे हैं अपवाद तंत्र के कि कौन कौन से इसके भाग है, कौन कौन से क्षेत्रों में ये जल है ना लेकर जाती है। तो एक तो अपन इसका पढ़ लिया है यानी जल विसर्जन के आधार पर, यानी जल ले जा डालने के आधार पर नदियां कौन कौन से क्षेत्रों में जल डाल रही हैं, उसके आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो ये तो ए प्रकार था आपका। अब आ जाता है बी, ये ए हो गया है और ये ऊपर आ जाता है बी। इसमें आ गया है आकार के आधार पर, आकार यानी अपवा का, अफवाह के आकार के आधार पर जो है ना इसमें आ जाती है। या अपन ये कहें कि देखो इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज एक और है कि बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन के आधार पर लगभग बंगाल की खाड़ी में 77% जल है ना ये बंगाल की खाड़ी में डालते हैं और 23% जल है ना वो अरब सागर में डालते हैं। यानी भारत का लगभग नदियों द्वारा 77% जल है, 77% जो जल है ना वो तो बंगाल की खाड़ी में डाला जाता है नदियों द्वारा, और 23% जो जल है वो किस में डाला जाता है, अरब सागर में डाला जाता है। तो अब आकार के आधार पे, अफवाह के आधार पर देखें तो वृहत नदी कह सकते हैं या प्रमुख नदी कह सकते हैं, प्रमुख नदी, ठीक है। यानी इसमें प्रमुख नदियों में वो आ जाता है, अफवाह के आधार पर बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसी नदियां जिनका अफवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, ऐसी नदियां प्रमुख नदियों की श्रेणी में आती हैं आकार के आधार पर। यानी कि ऐसी नदियां जो 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से पानी बहाकर लेकर आती हैं वो नदियां प्रमुख नदी श्रेणी, अफवाह के आधार पर नदियों में आते हैं। इसमें लगभग 14 नदियां है ना वो शामिल है, 14 नदियां शामिल हैं जो बड़ी नदियां जो है, ये अपन ये कह सकते हैं कि ये जो नदियां आपके सामने जो दिख रही हैं वो अधिकांश नदियां इसी में शामिल होती हैं जो 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक से अपना जल प्राप्त करके लेकर आते हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु हो गई, नर्मदा, ताप्ती, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से भी जल प्राप्त करके लेके आते हैं। तो अफवाह के आधार पर एक प्रकार हो गया। दूसरा आ जाता है लघु नदी द्रोणी या प्रमुख नदी द्रोणी भी कह सकते हैं इसे, लघु नदी द्रोणी, ठीक है। इसमें लगभग 2000 से लेकर 2000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य के क्षेत्र से जल बहाकर लेकर आती है और ऐसी नदियां 44 नदियां हैं जो जिनका अफवाह यानी बहाव का जो क्षेत्र है वो 2000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य में है। तो ऐसे ये नदियां इस क्षेत्र से आती है जिसे लघु नदी द्रोणियां कहा जाता है या मध्यम नदी द्रोणियां कहेंगे इसे, लघु नहीं, मध्यम नदी द्रोणी। और तीसरा आता है लघु नदी द्रोणी, लघु नदी द्रोणी। इसमें 2000 वर्ग किलोमीटर से कम, 2000 वर्ग किलोमीटर से कम जिनका जल ग्रहण क्षेत्र होता है, जितने क्षेत्र से 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से कम अगर वो पानी लेकर बहाकर लेके आते हैं तो वो लघु नदी द्रोणी कहलाता है। इसमें अल्पकालीन नदियां शामिल होती हैं, अल्पकालीन नदियां, इनमें क्या शामिल होता है, अल्पकालीन नदियां शामिल होती हैं जो वर्षा ऋतु में बहती है और बाकी के समय में नहीं बहती हैं। तो ऐसे में ये हो गया आपका आकार या अफवाह के आधार पर। तो यानी कि इसमें अपन ने दो भाग पढ़ लिए हैं, जल विसर्जन के आधार पर यानी जल कौन से क्षेत्रों में डाला जा रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में 77 और अरब सागर में 23, और ये अफवाह के आधार पर की है नदी द्रोणी कितने लंबे चौड़े क्षेत्र से जल बहाकर लेकर आती है। तो ऐसे में इसे दो भागों में, इसके अफवाह को जो है ना वो दो भागों में बांटा गया है। अब अपन अभी इससे पहले अपन ने पढ़ा है, एक चीज बताई थी आपको, जल विभाजक कि क्या होता है, यानी कि एक अफवाह द्रोणी को दूसरी अफवाह द्रोणी से अलग करने वाला स्थान हो गया, कोई पर्वत हो गया, कोई उच्च भूमि हो गई, वो क्या कहलाती है, जल विभाजक कहलाती है। तो एक बार जल विभाजक को समझाएंगे क्योंकि आगे अपन नदियां पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण है ये जल विभाजक, इसलिए एक बार इसे दोबारा अपन मैप के माध्यम से समझाएंगे कि जल विभाजक क्या है। जल विभाजक, अब इस जल विभाजक के लिए हमें भारत के मानचित्र पर चलना होगा, ताकि अपन भारत के जल विभाजक की बात कर रहे हैं तो उसे आराम से इस भारत के मानचित्र के माध्यम से अपन आराम से इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
जैसे ये भारत का मैप आ गया है। अब इसमें अपन ये देखेंगे कि जल विभाजक क्या है। तो एक अपवाद द्रोणी को, दोबारा देखना, जल विभाजक की परिभाषा क्या है कि एक अपवाद द्रोणी को दूसरी अपवाद द्रोणी से अलग करने वाला स्थान, उच्च भूमि या जो कोई क्षेत्र है वो जल विभाजक कहलाता है। तो इसमें आपको जल विभाजक बताया जाएगा। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये कौन सी आ गई? विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गई, राजमहल की पहाड़ियां हो गई, सतपुड़ा का पठार हो गया, मेकालू पर्वत श्रेणी हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, नीलगिरी की पहाड़ियां हो गई, अनामलाई और इलायची की पहाड़ियां हो गई है। ये कहलाता है आपका जल विभाजक, यानी रेड कलर में जो आपको दिखा रखा है ये कहलाता है जल विभाजक। ये कहलाएगा जल विभाजक। क्यों? क्योंकि ये तो है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, महादेव की पहाड़ियां, ये राजमहल की आ गई लगभग, ये सतपुड़ा का पठार हो गया, मेकालू पर्वत श्रेणी हो गई, ये लगभग आ गया, ये दक्कन का पठार हो गया, दक्कन का पठार, नीलगिरी पर्वत, अनामलाई की पहाड़ियां, या इलायची की पहाड़ियां भी कह सकते हैं, इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, या अपन इसे कह सकते हैं पश्चिमी घाट भी बोला जाता है इसे। इसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ये जल विभाजक का कार्य करता है। यानी इस क्षेत्र से, ये आपका अंबाला वगैरह, जो पंजाब का अंबाला वगैरह जो क्षेत्र है ना, ये अंबाला, अंबाला, ये जल विभाजक का कार्य, इधर बहने वाली नदियां सिंधु नदी है, सिंधु नदी और उसकी नदी तंत्र है इधर तो, और इधर गंगा नदी और उसका तंत्र है। तो इस प्रकार से ये नदियां हैं कि आगे अपन जैसे जैसे नदियों को पढ़ाने जाएंगे उस समय ये स्थिति बनाएंगे, और उस समय भी आपको बार बार बताएंगे कि ये जो जल विभाजक था वो इनको अलग अलग करता है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि जल विसर्जन के आधार पर, जस्ट इससे पहले वाला जो पॉइंट पढ़ा है कि अफवाह तंत्र को अलग है, तो जल विसर्जन, तो यानी कि ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इसमें नदियां 77% जल है ना वो डालती हैं। ये अरब सागर है, इसमें 23% जल डाला जाता है। यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियां हो गई, महाई नदी हो गई, लूनी हो गई, आपकी नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, कर्नाटक वाली पेरियार हो गई, या यहाँ पर जुआरी मांडवी हो गई, कर्नाटक के श्रावती नदी वगैरह, ये नदियां जो है ना अपना जल इधर डालती है। और बाकी की सारी नदियां, गंगा नदी और उसका तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी और उसका तंत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती हैं, जो 77% अफवाह के आधार पर 77% जल है ना वो डाला जाता है। तो ये हो गया आपका जल विभाजक। ठीक है, यानी इसके अंदर अपन ने कुछ 5-7 परिभाषाएं पढ़ी हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे अपन अपवाह प्रतिरूप। ध्यान देना इस चीज का, अपवाह प्रतिरूप, यानी अपवाह प्रतिरूप होता क्या है, इसको अपन को पढ़ना है। तो इसमें आप पहले ध्यान देना, ये जल विभाजक था, इसको इससे एरो का निशान से इसको प्रदर्शित कर देते हैं, ये जल विभाजक था। अब आता है अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप, यानी अपवाह का मतलब सीधा सी बात है कि जब नदियां बहती हैं वो क्षेत्र अपवाह कहलाता है, निश्चित मार्ग से। प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल, यानी किस प्रकार की मॉडल, किस प्रकार की आकृति बनाती है। अब प्रतिरूप का मतलब मॉडल होता है, लेकिन सही अर्थ में आप समझ पाओगे आकृति क्या होती है, यानी कि जब एक नदी बहती है तो वो नदी किस प्रकार की आकृति बनाती है। तो उस आकृति के आधार पर 4-5 प्रकार है ना उसके आते हैं। तो एक तो आता है वृक्षाकार प्रतिरूप, वृक्षाकार
प्रतिरूप यानी कि वृक्ष का वृक्षाकार यानी वृक्ष के आकार की आकृति या वृक्ष के आकार का प्रतिरूप है ना ये बनाया जाता है। तो क्या है प्रतिरूप ये, यानी जब एक नदी और उसकी सहायक नदियां, ध्यान देना, ये ऐसे कोई नदी बह रही है, ये इसकी ये नदी इधर पानी चला गया इसका और इधर से फिर आगे ये बह गई, ये इधर चली गई, इस प्रकार से ये नदियां आगे की ओर है ना वो प्रवाहित होती रहती हैं। इस प्रकार से मुख्य शाखा से विभिन्न प्रकार की नदियां निकलकर आगे की ओर चली जाती है, ऐसे इस प्रकार से इसकी ओर आगे की ओर ऐसे बहती हुई चली जाती है। तो यानी कि ये तो मूल शाखा हो गई उसकी और ये मूल तना हो गया, ये इसकी विभिन्न शाखाएं और डालियां वगैरह जो है ना ये होगी, यानी कि उसकी ऐसा नदियां एक वृक्ष की तरह जो है ना वो अपना जल बहाकर लेकर जाती है। एक मुख्य नदी होगी, वो फिर नदी अलग अलग भागों में या तो बट गई या उसमें आकर को दूसरी नदियां मिल गई, फिर उसमें और छोटे मोटे नदी नाले आकर मिल गए, तो उसकी आकृति एक वृक्ष की भांति हो जाती है। इस कारण उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। दूसरा आता है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जालीनुमा अपवाह है प्रतिरूप, जालीनुमा यानी जाली के आकार में, जैसे जाली होती है उसके आकार में। अब इसी के अपन वृक्षाकार प्रतिरूप की तरह देखते हैं कि जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप होता क्या है, यानी कि जब दो नदी तंतुओं का अपवाह प्रतिरूप जब आपस में मिलकर एक जाली की तरह संरचना का निर्माण करते हैं, वो जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। कैसे, जैसे एक तो ये अपवाह प्रतिरूप हो गया, दूसरा ये हो गया, इसकी भी शाखाएं एक दूसरे स्थान से जो है ना वो निकलकर ऐसे जा रही हैं और एक दूसरे के अंदर है ना वो समा रही हैं। ये इधर आगे जा रही थी, ये इधर आगे जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपस में एक दूसरे के अंदर एक जाल को गुथ लेते हैं। तो ऐसी जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहलाती है। यानी कि एक दो नदियां आपस में, एक नदी होगी दूसरी नदी हो गई, ये नदियां हैं दो नदियां, और इनका अपवाह प्रतिरूप जब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाता है, जब दोनों नदियों का अपवाह प्रतिरूप या दोनों नदियों खुद नदियां और उसकी सहायक नदियां एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाती हैं, तो ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसे जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। एक अपवाह प्रतिरूप और बनता है इसमें, तीसरा अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप का मतलब होता है कि ऐसा कोई स्थान जिसके चारों दिशाओं से नदियां निकलती हैं और अलग अलग जल स्रोतों में जाकर गिरते हैं, यानी कि एक ही स्थान से भिन्न चारों तरफ से, एक ही स्थान के चारों तरफ से नदियां निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में बहकर जाती हैं, वो अरीय प्रतिरूप कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई सागर है या कोई पर्वतीय संरचना है, यहां से नदी निकलकर इधर उत्तर दिशा में भी बह रही है, पश्चिम दिशा में बह रही है, पूर्व दिशा में बह रही है और दक्षिण दिशा में भी बह रही है, यानी कि किसी एक बिंदु से किसी एक जल स्रोत से चारों दिशाओं में नदियां निकलकर जाती हैं, तो ऐसी आकृति अरीय प्रतिरूप कहलाती है। ऐसी अरीय प्रतिरूप है भी अपना, जैसे इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक का पठार है, ये अमरकंटक वाला ये पठार है, यहाँ से तीनों चारों दिशाओं में नदियां निकलती है। इधर से नदी निकलकर आ रही है, नर्मदा नदी होगी और ताप्ती नदी होगी, इधर होगी चंबल नदी होगी, सोन केन बेतवा नदी होगी, इधर हो गई आपकी महानदी होगी और गोदावरी नदियां होगी। लगभग ये नदियां इधर से निकलकर आ रही, तो जो अमरकंटक का जो पठार है, अमरकंटक पठार, यहां से निकलने वाली नदियां अरीय प्रतिरूप का उदाहरण है, क्योंकि यहां से नदियां निकल रही हैं, चारों दिशाओं से निकलकर नदियां है ना वो जा रही हैं, तो ये क्या कहलाता है, अमरकंटक का पठार जो है ना वो अरीय प्रतिरूप का उदाहरण है। इसी के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, अभिकेंद्री प्रतिरूप। चौथा पॉइंट है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, ये इसका उल्टा है, अरीय प्रतिरूप का उल्टा है। अरीय प्रतिरूप में तो क्या था, किसी एक बिंदु से चारों दिशाओं में नदियां निकलकर जा रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई एक जल स्रोत है और उस जल स्रोत में चारों दिशाओं से नदियां है ना अपना जल लाकर डालती है, तो ऐसी जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहलाते हैं। क्योंकि ऐसा तालाब, झरना, कोई समुद्र वगैरह जिसमें चारों दिशाओं से नदियां है ना वो आकर गिरते हैं, वो क्या कहलाता है, अरीय प्रतिरूप का उदाहरण। जैसे अपना अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में क्या होता है, यूरोप महाद्वीप से बहकर जाने वाली नदियां भी अटलांटिक महासागर में जल डाल रही हैं,
उत्तरी अमेरिका से बहकर आने वाली नदियां भी डाल रही हैं, दक्षिण अमेरिका की नदियां भी डाल रही हैं और अफ्रीका महाद्वीप की नदियां भी वहां पर जल डाल रही हैं। तो ऐसा प्रतिरूप क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहलाता है। तो ऐसी नदियों की आकृति बनती है, नदियां अलग अलग प्रकार के प्रतिरूप बनाती हैं। तो यह अपवाह प्रतिरूप हो गया। अब इसमें एक बिंदु और आ जाता है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रमुख नदियां कि कौन कौन सी ये नदियां आती हैं। तो एक बिंदु और आ जाता है कि भारत में ज्यादातर नदियों के तीन प्रवाह हैं। एक तो है हिमालय की नदियां, हिमालयी नदियां। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां और एक तीसरा है अंतःस्रावित नदियां। अंतःस्रावित नदियां यानी तीन प्रकार का अपवाह प्रणाली है। भारत की बहने वाली नदियां जो है ना वो तीन प्रकार की होती है। एक तो है हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां और तीसरा है अंतःस्रावित नदियां, या इसे अपन कह सकते हैं अल्पकालीन नदियां। अल्पकालीन नदियां, इन्हें अल्पकालीन नदियों के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में तीन प्रकार का अपवाह प्रतिरूप है। सबसे पहले अपन इसको समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपन समझ लेते हैं अंतःस्रावित नदियों को पढ़ेंगे कि ये क्या है। यानी ये अल्पकालीन नदियां हैं, वर्षा ऋतु के दौरान तो ये नदियां बहती हैं और उसके बाद में ये समाप्त हो जाती है। और ये भी कहां पर, यानी ये आप सीधे अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी नदियां जो अपना जल किसी समुद्र या कि अपना जल किसी जल स्रोत में नहीं डालती, जल स्रोत में नहीं डालती, चाहे ये आंतरिक नदियां भी हो। अंतःस्रावित नदियां जो आंतरिक नदियों भी इसमें ज्यादातर माना जाता है, क्योंकि ये नदियां कई भूमिगत नदियां भी होती हैं या अंतःस्रावित नदियां भी होती हैं, यानी कि अल्पकालीन नदियां जो थोड़े समय के लिए है ना वो बहती हैं। या अपन सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि ये तीन प्रकार की नदियां होती हैं। जल विसर्जन के आधार पर भी अपन इसे मान सकते हैं कि ऐसी नदियां जो कहीं पर भी अपना जल नहीं डालती हैं, थोड़ी दूर बहने के बाद भूमि में ही समाप्त हो जाती हैं। एक नदियां हैं ऐसी हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो लगभग प्रायद्वीपीय भाग से निकलती है और एक हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। तो ऐसे लगभग तीन प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को जो है ना इसमें मान लिया जाता है। या इस भाग को अपन जल विसर्जन में भी जोड़ सकते हैं। जल विसर्जन के आधार पर भी इसे जोड़ा जाता है। एक तो हो गया बंगाल की खाड़ी का और एक हो गया अरब सागर का। यानी उस समय अपन आपको ये बताया नहीं, तो उस समय बताना चाहिए था हमें ज्यादातर। ये तो बंगाल की खाड़ी वाला हो गया और ये पश्चिमी घाट में यानी अरब सागर वाला हो गया। तो उस समय ये इसमें आ जाता। लेकिन फिलहाल अपन मोटे तौर पर इन दोनों चीजों की बात कर रहे हैं। इन्हीं की बात करेंगे, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो इनमें ये क्या है, हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में थोड़ा अपन क्या करेंगे, एक अंतर करेंगे इसमें कि क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां कौन सी, ध्यान पर देखना इस मार्कर को, यानी कि ये सिंधु नदी है। ऐसे सिंधु नदी बहकर जाती है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज हो गई। यहाँ पर हुज्जा हो गई, आपका इधर पश्चिमी दिशा से निकल कर आगे बराक नदियां हो गई, ये कुछ इसकी सहायक नदियां हो रहे हैं। फिर ये होगी गंगा नदी और उसके सहायक नदियां, ये ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां। तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाले तीन बड़े नदी तंत्र हैं, सिंधु गंगा नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियां, यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी सहायक झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पांच उसके सहायक बड़ी सहायक नदियां और तीन चार और भी छोटी नदियां हैं। तो ये सिंधु नदी तंत्र हो गया। एक हो गया गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी के दाएं तट पर आकर मिलती है यमुना नदी और सोन नदी। अब यमुना नदी में भी दो तीन सहायक नदियां आती हैं, चंबल होगी, केन होगी, बेतवा होगी, दाएं तट की होगी। अब बाएं तट के ऊपर आकर मिलने वाली नदियां जैसे महानंदा हो गई, कोसी हो गई, गंडक हो गई, घाघरा हो गई, शारदा हो गई, ठीक है, काली नदी होगी जो शारदा की सहायक नदी है। ऐसी नदियां जो है ना वो आकर उससे मिलते, तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, गंगा नदी तंत्र कहा जाता है। नीचे फिर हुगली और सरस्वती नदी आकर मिलती है। फिर आ गया ये ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे जिसमें ब्रह्मपुत्र, दिबांग, दिघांग और लोहित इसमें की सहायक नदियां आकर मिलती है। और फिर ये बांग्लादेश में गंगा से मिलकर पद्मा कहलाती है और आकर जाकर जो है ना ये बंगाल के खाड़ी में जो है ना वो मिल जाते हैं। ठीक है।
तो इसको अपन नदियों के दौरान पढ़ेंगे। तो ये 3 बड़े सहायक नदियाँ। अब इसका महत्व विशेषताएँ क्या है हिमालयी नदियों की? ये नदियाँ 12मासी होती हैं। 12मासी का मतलब होता है संपूर्ण वर्ष बहते हैं। अब संपूर्ण वर्ष क्यों बहते हैं? क्योंकि वर्षा ऋतु के दौरान इन्हें बरसात से पानी मिलता है और बाकी के समय इसे बर्फ का पिघला हुआ पानी मिलता है, जिस कारण संपूर्ण वर्ष लगातार बहती रहती है। ये नदियाँ हिमालय क्षेत्र में बहने के कारण तेज बहाव के साथ है ना वो बहकर जाती है और हिमालय क्षेत्र से भिन्न-भिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बहाकर लेकर जाते हैं और नीचे समतल धरातल पर जाने के बाद में वहां पर उपजाऊ मृदा का निर्माण भी करते हैं। ये नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों में बह रही होती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण भी करते हैं, क्षिप्रिकाएं भी बनाते हैं और जलप्रपात का निर्माण भी करती हैं। ये नदियां सक्रिय घाटियों से होकर हिमालय क्षेत्र में है ना वो बहती हैं। जैसे ये नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करेंगी तो मैदानी भागों में ये सर्पिलाकार रूप में है ना वो बहती हैं, जो अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती हुई चली जाती है। जैसे मैदानी भागों में जाएंगी ये सर्पिलाकार विसर्प का निर्माण करती हैं, गोखुर झीलों का निर्माण करेंगे, गुंफित वाहिकाएं बनाएंगी और डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ये तो थी हिमालय नदियों की विशेषताएं। लेकिन अब अपन देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं। प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं वो अल्पकालीन नहीं होती हैं, ये बरसाती नदियां होती हैं क्योंकि वर्षा वर्षा ऋतु के दौरान ये नदियां बहती हैं। ये भी जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां भी कुछ जलप्रपात का निर्माण करते हैं क्योंकि पश्चिमी घाट से होकर ऐसे बहेंगी तो काफी सक्रिय घाटियों का निर्माण करते हैं या धुआंधार जबल जैसे नर्मदा नदी है जबलपुर के पास एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करते हैं क्योंकि उधर संगमरमर की पहाड़ियों से जानवर निकल कर जाते हैं तो काफी तंग घाटियों से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहने के कारण यहाँ पर ज्वारंद मुख का ये निर्माण करती है। ऐसे कुछ पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की अपेक्षा मंद गति से बहती हुई चलती है क्योंकि इसका ढाल थोड़ा समतल है और इनमें काफी ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इस कारण मार्ग में जमा होने से वो धीरे धीरे बहेंगी और इधर बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टाओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हिमालय नदियां और अफवाह जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनकी ये विशेषताएं थी। तो इस वीडियोज में अपन ने जो लगभग अधिकांश जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं पढ़ी है। अगर इसको अपन ने एक बार सही समझ लिया, इसे देख लिया, तो आगे जब अपन वीडियोस पढ़ेंगे नदियों का, अब आगे के सारे वीडियो आपके 10, 12, 15 मिनट के अधिकतम आएंगे जिसमें सिर्फ नदी को बताया जाएगा, एक इंडिविजुअल एक अकेली नदी के बारे में उसमें बताया जाएगा। बाकायदा आपको भारत का मानचित्र बनाया जाएगा बोर्ड पर, वहां पर बताया जाएगा कि ये नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से क्षेत्रों से बहती हुई जो है ना अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में लेकर जाती है। तो नदियों का सारी नदियों का अलग से आपके लिए एक अलग अलग वीडियो बनाया है जो 5 से लेकर 10 मिनट तक अधिकतम हो सकता है। तो इस प्रकार से ये था हमारे अफवाह तंत्र की प्रमुख विशेषताएं, कुछ परिभाषाएं, कुछ प्रतिरूप तथा हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का में कुछ अपने अंतर भी किया है। इस प्रकार हमारे और ज्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को लगातार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर और लाइक भी करते रहिए। धन्यवाद।